अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और हम जब गुज़श्ता हफ्ता पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पे हमें मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है वो एक जंगी कैफियत नज़र आती है। जंगी कैफियत इस तरह के हम सबको पता है कि इसमें मज़ीद जो है तवालत हो जाएगी कि हम सबको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है, उस टेंशन की वजह से माहौल जो है इस वक्त जो है ना तो सियासी है और ना मुआशी है, वो एक जंगी सूरत हाल है और हर शख्स जो है वो जंग की बातें कर रहा है। हम सबको पता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के पानी बंद करने की धमकी दी, सिंतास माहदे को मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने उसको कहा है कि ये हमारी लाइफलाइन है और यकीनी तौर पर पानी पर जंग हो सकती है। और ये एक प्रेडिक्शन भी है कि मुस्तकबिल में जो भी जंगें होंगी वो पानी पर ही होंगी। अब सवाल ये है कि मईशत की जहां तक के सर्वाइवल की बात है, पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम्स में है और हम मईशत की सर्वाइवल के लिए IMF के हर उस जो शराइत होती हैं उसको हम मन व दान कबूल करते हैं। गो के माशत हमारी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है और GDP भी जो है बेहतर है कि जनाब 2.3% या 2.5% के करीब जो है वो हमारी ग्रोथ चल रही है। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर भी 14 से 15 अरब डॉलर मौजूद है। ठीक है कि जो टैरिफ की तिजारती जंग अमेरिका और चीन में चल रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमारे पास जो है स्टॉक मार्केट और सोने की मार्केट पे जो है थोड़ी सी बहरान है कि सोना जो है उस पर लोगों की सरमायाकारी बढ़ गई, जिसकी वजह से सोना जो है उसकी कीमतें बढ़ गई। स्टॉक मार्केट चूंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक वबाल के अंदर है और उसके अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है। गो के आज 100 इंडेक्स हमारे यहाँ तकरीबन 2700 पॉइंट का इजाफा हुआ है और गोल्ड की कीमतों में जो है हमारे यहाँ तकरीबन जो है 1200 से 1300 रुपए की कमी भी हुई है। अब सूरत हाल जो है वो एक मुली जुलूसी है। हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी कौम जो है वो सिर्फ जंग और जदल की बातें हो रही हैं। हर आदमी कह रहा है कि आज हमला हुआ कि कल हमला हुआ, लेकिन क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो मईशत है उसका बेड़ा गर्क होगा या नहीं होगा, ये यकीनी तौर पे तमाम दुनिया जानती है और पूरी दुनिया इस बात की कायल करने की कोशिश कर रही है कि दोनों ममालिक जंग ना करें। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है, आज हम इस प्रोग्राम में इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल पानी के बगैर या मईशत के बगैर क्या होगा और पाकिस्तान को आइंदा की हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए। लिहाजा आज हमने इस गुफ्तगू को जारी रखने के लिए जो मेहमानों को मदऊ किया अपने स्टूडियो में, उनसे मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब डॉक्टर शाहब इमाम साहब। डॉक्टर शाहब इमाम साहब जो हैं ये साबिक एडिशनल कलेक्टर ऑफ कस्टम भी हैं और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। काफ़ी मंझी शख्सियत हैं और बहुत अच्छी और मुमताज़ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब कासिम शिकारपुरी साहब। कासिम शिकारपुरी साहब मेरे इस प्रोग्राम में आज फर्स्ट टाइम जो है इनवाइट है और ये हैं सदर हैं ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हैं ये। और कासिम शिकारपुरी से हम सोने में की जो रेट्स जो है वो कभी बढ़ जाता है बेइंतहा, कभी कम हो जाता है, तो क्या सूरत हाल इस पर गुफ्तगू करेंगे। कासिम शिकारपुरी साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दोनों मेहमान हैं और ऑन कॉल हम लेंगे आरिफ हबीब साहब को जो कि चेयरमैन है आरिफ हबीब बैंक के भी, तो इंशाल्लाह ताला हम उनसे भी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले शाहब इमाम साहब की तरफ चलता हूँ। शाहब इमाम साहब से बात कर लेते हैं। शाहब साहब, सारी सिनेरियो तो आपके सामने है और इस सिनेरियो को आप किस तरह आप इसको वजाहत करेंगे कि अगर सिंतास माहदा जो सस्पेंड हुआ उसको आप एक वकील की निगाह से कैसे देखते हैं कि क्या ये मुमकिन है? जी, ये एग्रीमेंट 1960 में हुआ था 9 सितंबर को और उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान हुआ था। बायलैटरल एग्रीमेंट है और इंटरनेशनल इसकी सैंक्टिटी है और जो ये ब्रोकर करवाया था वो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था और आप समझें कि तकरीबन 65 साल से ये इंटैक्ट है। जंग 1965 की और 71 की जंग में भी ये सस्पेंड नहीं हुआ था, मगर इस वक्त तो एक जंगी जुनून और एक जहनी मरीज जो है इंडिया में हुक्मरानी कर रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है जो कि नफ़रत को प्रमोट करती है, जो कि जो है ना सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन है बल्कि अपनी जो उनके कास्ट सिस्टम में जो शुदर हैं उनके भी ख़िलाफ़ है, सिखों के भी ख़िलाफ़ है। तो हिंदुत्वा को प्रमोट करने वाली एक रेसिस्ट, एक नाजी टाइप ऑर्गेनाइजेशन है जो हुकूमत कर रही है और उनको ना सियासत का तर्ज आता है और ना जमहूरियत का कोई तर्ज आता है और अजीब व गरीब से ये लोग फैसले कर रहे हैं और पिछले 10-12 साल से पूरे मेरा ख्याल है कि ये जो सिनेरियो बनी है ये तो बहुत पहले से ये कोशिश कर रहे थे कि सिंतास माहदा जो ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, मगर ये कर नहीं सकते
ये जो है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के तहत ये WTO के भी मेंबर हैं, ये WCO के भी मेंबर हैं, ये यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर्स हैं। तो ये इंडिया ये काम कर नहीं सकता, और अगर करेगा तो जाहिर है डेफिनेटली पाकिस्तान भी इस पे रिएक्ट करेगा। और इंडिया से और मोदी से ये पूछा जाए कि उसने जो बलूचिस्तान को और हमारे जो दूसरे इलाकों में जो डिस्टेबलाइज किया हुआ है, मिस्कीन मासूम लोगों को मरवाता है, ये दहशतगर्दी करता है, ट्रेन का भी हादसा हुआ, पाकिस्तान तो इस तरह का रिएक्ट नहीं करता। और ये तो कोई ना लिंक है ना कोई गवाही दे सके हैं, और इतने कॉन्ट्रडिक्टरी इनके बयानात अपने आ रहे हैं, इनके अपने जर्नल्स के आ रहे हैं, अपने पुलिस वालों के आ रहे हैं। FIR जो है वो वहाँ से थाना जो है 1.5 घंटे की मसाफत पे था, और 15 मिनट के बाद ये इस वाक़े का हो गया। और वो इतना ज़्यादा मिलिटराइज जोन था पहलगाम जहाँ पे ये वाक़या हुआ, जहाँ पे कोई घुस नहीं सकता, और ये कह रहे हैं कि वहाँ टेररिस्ट घुस गए। तो ये जो है ये इनका जंगी जुनून है, हिंदुत्व है, जो कि एक नफरत को प्रचार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक नाजिस्ट माइंडसेट के लोग हैं। और हम इनकी इस तरह की तमाम चीज़ों को कंडेम करते हैं, इंटरनेशनली कंडेम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर कोई इस तरह का वाक़या हुआ तो हम अपनी पाक फौज एज ए ब्यूरोक्रेट, पुराने ब्यूरोक्रेट होने के नाते आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। हम मोरल ग्राउंड्स पे बहुत स्ट्रांग है। ये एक झूठा पाकिस्तान के ऊपर एक बहाना करके, देखिए पाकिस्तान की जब भी मईशत रिकवरी की तरफ जाती है, पाकिस्तान जो है स्टेबल होने लगता है माशी तौर पे, तो इंडिया इस तरह के जो है ऊँचे हंटे करता है। कभी वो वाघा बॉर्डर बंद कर देता है, कभी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की कोशिश करता है, कभी वो जाके जो हमारा बासमती राइस है उसको चैलेंज करता है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को माशी तौर पे वो कोशिश उसकी ये होती है कि ये पनप ना सके। तो इसी वजह से हमें पाकिस्तानियों को अपनी माशी स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें अपने जमहूर को मजबूत करना पड़ेगा। हमें जो है वो सियासी जो है स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और हमें एक पेज पे आने की बहुत ज़रूरत है, या कि हम इंटरनेशनली इकोनॉमिकली ग्रो करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी 5-8 साल के बाद पहली दफ़ा हमारे पास सरप्लस अकाउंट सरप्लस में है। फॉरेन रेमिटेंस हमारा 42% है, एक्सपोर्ट 7.2% इनहांस हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 41% हुई है, और ये भी साल कंप्लीट नहीं हुआ, 3 महीने भी बाकी हैं इस फिस्कल ईयर के। आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई, ग्रोथ रेट 2.3 से 2.5, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि वो मजीद 6% होगा। इन तमाम अच्छे इंडिकेटर्स में एक जंगी जुनून थोपने की कोशिश इंडिया कर रहा है, जो कि हम उसको कंडेम करते हैं। यानी कि इंटरनेशनल साजिश कह सकते हैं इसे हम। इंटरनेशनल साजिश में तो ये होता है कि कई लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन पुश पे तो है ना उनके बहुत सारे लोग। नहीं, पुश पे नहीं है, ये खुद इंडिया का मैं समझता हूँ पुश पे कोई नहीं। मेरे ख्याल है मेरे साथ लाइन पे मौजूद है आरिफ हबीब साहब हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब बैंक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू सर कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला थोड़ा सा। आरिफ हबीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाह इमाम साहब हैं, ये साबिक एडिशनल कलेक्टर कस्टम ऑफ एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और दूसरे साहब मेरे साथ मौजूद है कासिम शिकारपुरी साहब, ये सदर है ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो है ये ऊपर नीचे जो हो रही है, इसकी क्या वजूहत हैं? आई थिंक अभी रिसेंट वजूहत तो ज़ाहिर है ये जो इंडिया के साथ टेंशन की बातें हो रही हैं, ये वजह है। इससे पहले ये जो US टैरिफ के मामला थे, तो उसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी रही थी और उतार चढ़ाव रहा था। ज़ाहिर है जब कोई ऐसी खबर आती है कि जो पाकिस्तानी बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, तो उससे फिर मार्केट में गिरावट पैदा होती है, और फिर अगर उसमें कोई क्लैरिफिकेशन आती है, कोई बेहतरी की सूरत नजर आती है, तो फिर मार्केट में जो है वो बेहतरी शुरू हो जाती है। और इसी तरह ये जो इंडिया के साथ जो मैटर है अभी, उसमें भी जब ये खबर आती है कि कोई खुदा न खास्ता जो है कोई ऐसा है कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए उसके बारे में, और उसमें भी फिर जरा बेहतर खबर आती है, तो मार्केट जो है वो रिकवर। आज वैसे 2700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, आज 2700 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन 30 अप्रैल को जो है वो तकरीबन जो है वो 700-800 पॉइंट्स नीचे आई थी। तो क्या मतलब है कि क्या गवर्नमेंट को इंटरवीन कर रही है, या कोई मसनूई तरीके से इसको मजीद जो है इसको सरगर्म किया जा रहा है, या ये हकीकी है? गवर्नमेंट तो कभी इसको जो है वो इंटरवीन नहीं करती, और कोई मसनूई तरीके से भी ये नहीं हो सकता है। ये तो नेचुरल हजारों लाखों जो है वो इन्वेस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और उनकी पार्टिसिपेशन से मार्केट में जो है
उतार चढ़ाव रहता है, और वो किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में पाकिस्तानी मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट है। अच्छा आरिफ हबीब साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त आप इकोनॉमिक सूरत क्या देख रहे हैं? अगर ये जंग के एक बादल मंडला रहे हैं, इस जंग के बादल के दरमियान भी जो हम अपने IMF के प्रोग्राम में हैं, फिर हमारे अपनी बजट भी आने वाला है 1-2 महीने के बाद, तो आप कैसे देख रहे हैं इकोनॉमिक सिचुएशन को? नहीं, आई थिंक मुझसे पहले मेरे भाई बता रहे थे कि ये हमारे जो इकोनॉमिक आशारिये हैं उसमें तो काफी बेहतरी है, और हमने देखा है कि अगस्त सितंबर 2023 के बाद से चीजों में जो है वो बेहतरी होना शुरू हुई, और वो मुसलसल आई थिंक बेहतरी की तरफ गामजन है, जिसमें मुख्तलिफ जो आशारिये जिनको हमारे भाई ने गिनवाए भी वो सब बेहतरी की जानिब है। तो इस वक्त जो है इसको हम कहते हैं कि एक जो गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के आशारिये तो जो है वो काफी अच्छे हैं, बट अब लोग ये है कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स में या जो पिछले डिफिकल्ट हालात थे उसकी वजह से जो डिमांड में गिरावट थी वो पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई है। तो वहाँ कुछ पॉजिटिव असरात हैं, जो आज के नंबर्स हमारे आए हैं उसके इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट हमारी जो है वो बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो हम ट्रैक पर हैं, बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन ये जो जंग के बादल मंडरा रहे हैं इसकी वजह से कुछ थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सोने के रेट में लोगों की सरमाकारी बढ़ गई है, स्टॉक की जो थोड़ा सा हम नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर इस जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता जंग हो जाती है तो आप क्या समझते हैं? जाहिर है वो जंग खुदा न खास्ता अगर होती है तो डिजास्टरस है, वो दोनों के लिए बहुत ज्यादा डिजास्टरस है, बट मुझे लगता नहीं है कि कोई जंग जो है हो, क्योंकि वो तो आई थिंक हमसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा वो इंडिया का उसके अंदर जो है वो एक्सपोजर है, क्योंकि हम तो छोटी इकोनॉमी है उनके मुकाबले में, वो बड़ी इकोनॉमी है, उसके नुकसानात के ज्यादा जो है वो रिस्क है, और सिमिलरली उनकी आबादी जो है वो हमारी आबादी से 5-6 गुना बड़ी है, तो उनके रिस्क जो है वो इससे बहुत ज्यादा, और आपको पता है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, और खासतौर पर हमारी एयरफोर्स जो है वो तो बहुत ही ज्यादा उसको एज है, तो फिर डेफिनेटली जो जोहरी हथियार होना वो भी आई बिलीव कि उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन तो मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा आरिफ हबीब साहब कि मैं आपके कीमती वक्त में से ले रहा हूँ कि ये बजट आने वाला है, इसमें बजट में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी और आपके OCICC ने भी अपनी तजावीज़ दी हैं। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को मजीद इकोनॉमिक को बेहतर करने के लिए किन तजावीज़ पे मजीद जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? ये देखिए कि अभी हमारा इस साल का जो करंट ईयर चल रहा है उसमें हमारे बजट डेफिसिट में खातिर ख्वाह कमी आई है। पहले तो वो बजट डेफिसिट बजट में ही 2% कम बजट हुआ था, और फिर उससे भी कम जो है वो बजट डेफिसिट चल रहा है। तो यूं अगर 2 FBR रेवेन्यूज जो है वो कुछ कम है, लेकिन ओवरऑल जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू को अगर हम मिलाते हैं तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो हैं वो बड़े सेटिस्फैक्टरी हैं। और फिर ये है कि चूंकि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट भी गिरे हैं, तो 22% से अब 12% आ गए हैं, तो इसमें इस साल तो फिर भी एवरेज इंटरेस्ट रेट जो है वो कदरे ऊपर थे, लेकिन अब जो 12% आ गए हैं और आगे मजीद कमी के चांसेस हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर से भी जो है डेट सर्विसिंग का बोझ कम होगा, तो उससे कुछ गवर्नमेंट के पास जो है वो कुशन अवेलेबल होगा। तो वो कुशन अवेलेबल होगा तो उसकी वजह से वो कुछ जो लोगों पे पिछले सालों में जो है वो बोझ बढ़ा दिया गया था उसमें कमी के चांसेस हैं। पर्टिकुलरली आप सुनते होंगे कि वो सैलरीड क्लास के लिए कहते हैं कि हम उनके टैक्सेस जो है वो कम करेंगे। इन्फ्लेशन रेट जो कहते हैं कि जनाब 2025-26 में जो है वो 7% के करीब चले जाएंगे, अभी तो 5% बता रहे हैं, लेकिन 7% चले जाएंगे। थोड़ा सा एवरेज की बात है कि एवरेज तो मतलब ये भी साल जो गुजर रहा है उसका एवरेज यही 5-6% 7% है, लेकिन ये है कि अभी इस वक्त करंट जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो 1% से भी कम आ गया, लेकिन इसकी ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये साल पूरा जो है अगला साल जो माली साल होगा उसका एवरेज जो है 5 to 7% होगा।
जो आई थिंक बहुत रीजनेबल है। अगर ये रहता है तो ये मैं आप बहुत एक और है, हमारे साथ शाह इमाम साहब बैठे हैं, साबिक एडिशनल कस्टम कलेक्टर ऑफ कस्टम भी रहे। आप क्या समझते हैं कि कस्टम में बिहार में हमारे यहाँ इस्लाहात जो है, उन इस्लाहात सही रुख में चल रहे हैं या अभी भी उसमें कुछ मजीद बेहतरी की जरूरत है? आप मुझसे कह रहे हैं या आपसे कह रहा हूं कि आप क्या समझते हैं कि बिहार में और कस्टम में जो भी जो इस्लाहात चल रही हैं वो इस्लाहात कामयाबी से जारी हैं या उसमें मजीद कुछ और भी तवक्को की जा सकती है कि मजीद उसको बेहतर किया जाए? तो डेफिनेटली जारी हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि ये जो हमारे जो इम्पोर्ट्स में जो है वो मुख्तलिफ बहुत ज्यादा एब्यूजेस हैं। वो बहुत ज्यादा एब्यूजेस हैं जो लोकल इंडस्ट्री को जो है वो बुरी तरह अफेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, चूंकि हम ये फ्लैट स्टील बिजनेस में हैं और उसमें ये जो फाटा पाटा के नाम पर जो है वो इम्पोर्ट्स होती हैं, बट वो सारा माल जो है वो पाकिस्तान में बिक रहा होता है। इसी तरह मिस डिक्लेरेशंस होती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो मंगाया कुछ जाता है और उसका डिक्लेयर कुछ और किया जाता है और उससे ड्यूटीज वगैरह को जो है वो अवॉइड किया जाता है। तो वो अब्यूजेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल और चेक करने की जरूरत है। थैंक यू आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन आरिफ हबीब बैंक जो आरिफ हबीब साहब जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और जो भी गुफ्तगू की यकीनी तौर पे जो है वो अपनी एक मुआशी तौर पे जो है वो अपनी उन्होंने खुद की। डॉक्टर शाह इमाम साहब ने भी गुफ्तगू की। हम कासिम शिकारपुरी की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होऊंगा तो कासिम शिकारपुरी साहब की तरफ हम गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, वक्फे में जाने से कबल हमने डॉक्टर शाह इमाम साहब को और आरिफ हबीब साहब से गुफ्तगू की थी। मैं थोड़ा सा ज़रा कासिम शिकारपुरी की तरफ चलता हूँ जो सदर हैं और पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। कासिम शिकारपुरी साहब, कौम ये पूछ रही है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो एक तरीका था, पहले लोग स्टॉक में कर देते थे, फिर उसके बाद डॉलर का आ गया कि डॉलर में करने लगे, डॉलर के रेट ऊपर चले गए, अब डॉलर के रेट नीचे आ रहे हैं, तो अब लोगों ने सोने की तरफ रकम की। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है और आपके अपने फील्ड के लोगों का भी कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग जो है इस पर सट्टा खेल रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए तोला वाला सोना जो है आज 3.5 लाख रुपए पहुंचा दिया। क्या हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पहली बात तो ये है कि गोल्ड जो है ना वो पाकिस्तानी लोकल के हिसाब से नहीं बढ़ रहा, ये इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बढ़ रहा है। इस वक्त आपको पता है ट्रेड वॉर चल रही है। ट्रेड वॉर के अंदर अमेरिका और चाइना इस वक्त ये दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो तो है, वो कहता है मैं पीछे ना हटूं, ये कहते हैं मैं पीछे ना हटूं। ट्रम्प साहब गलती कर गए, इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया, टैक्स लगा दिया इन्होंने, अब वो फंस गए। अब अगर वो पीछे हटते हैं तो इनकी माशी मौत नहीं, वो तो अपनी जगह है, उनकी माशी मौत वो अपनी अमेरिका पीछे हटते। लेकिन आप लोग मैंने देखा कि कभी $13 बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं, हाँ, कभी कम कर देते हैं, कभी $22 बढ़ा देते हैं। तो मेयार क्या है, क्या इसका पैमाना क्या है? ये इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता है। हमारा पैमाना एक मैकेनिज्म है, हम उसको कैलकुलेशन करते हैं उसकी, और फिर उसके हिसाब से हम रेट अप एंड डाउन करते हैं। अगर $12 बढ़ी तो उसके हिसाब से हम अप एंड डाउन करते हैं कैलकुलेशन करके, और $20 बढ़ी तो आजकल तो $12 का तो काम ही नहीं रहा है। सोना आता कहाँ से? 80, 90 डॉलर अप एंड डाउन कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोना कहाँ से आता है? पाकिस्तान में सोना आता नहीं है, क्योंकि काफी अरसे तक ये अंडर कास्ट रहा है। तकरीबन 1.5 साल से गोल्ड नीचे था, 7,000, 8,000 रुपये तोला कम हुआ करता था। दुबई वगैरह बल्कि पूरी दुनिया से कम होता था पाकिस्तान में। तो स्मगलिंग होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नुकसान से तो कोई भी गोल्ड नहीं भेजेगा ना। हाँ, यहाँ से गोल्ड जाता था। तो यहाँ सब गोल्ड जब पैदा ही नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तो यहाँ से जाता कैसे था? असल में गोल्ड इंपोर्ट काफी हुआ है। जब तो हमारे तो इंपोर्ट लाइसेंस हमें मिला तो इसमें गोल्ड हमने काफी इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट पे तो पाबंदी है? अब पाबंदी है ना, ये तकरीबन 15-16 साल से ये पाबंदी लगी है। 16 साल हो गए तकरीबन पाबंदी लगे। तो आप लोगों ने हटाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम कोशिश की, हमने काफी कोशिश की। वकील साहब बैठे हैं ना, हमने कोशिश भी की। वकील साहब बैठे, वकील साहब की हमारी बातचीत भी चल रही है। और कल भी हमारी मीटिंग है इस्लामाबाद में, मैं वीडियो लिंक में शामिल होऊंगा इनके साथ। तो ये FPCCI की जी हमारी कल 12 बजे सुबह को है। तो उसमें क्या, इसमें ये डिस्कस होगा NFBP की, और ये सारे हमारे जो नोटिस वगैरह जो टैक्सेस के जो आ रहे हैं
उसमें फाइन लगा दिए, नोटिस पे 10 नहीं नहीं, तो लाख रुपए। इस पे गुफ्तगू क्या होगी? ये जो कल FPCCI में आपके जो वीडियो लिंक पे बात हो रही है, इसमें कल हम किस चीज़ इसमें से- गुफ्तगू करेंगे कि इंपोर्ट खोला जाए, अच्छा, एक्सपोर्ट में हमें फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि हमारे इंडिया देखें एक्सपोर्ट करता है और 24 आवर्स में उसका एक्सपोर्ट हो जाता है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें 5-5 दिन 6-6 दिन हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो हम अगर गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं और जो गोल्ड लेके हम ज्वेलरी बेचते हैं तो गोल्ड के रेट तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो 4-4 दिन तक का रिस्क कौन लेगा? रेकोटेक जो स्टार्ट हुआ है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पे? फर्क तो पड़ेगा ना, काफ़ी फर्क पड़ेगा। तब प्रोडक्शन आ गई, प्रोडक्शन शुरू हो गई? नहीं, अभी ये कि शुरू नहीं हुई है। अच्छा, जी जी, तो शुरू होगी तो आप लोगों की दुकान तक पहुंचेगा वो माल? इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा। हाउ लॉन्ग, कब तक? देखिए, अब कल का इजलास भी है हमारा इनके साथ भी और इदारों के साथ भी हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती है। इस्लामाबाद भी 2-3 मीटिंग हमारी हुई है। हमारे ये फैसल जंग। अच्छा, दोनों काला धन बड़ा इन्वॉल्व है ना? काला धन तो है, काला धन है ना, बिल्कुल इन्वॉल्व है। काले धन वाले तो बहुत है। चलिए, काला धन मैं इसमें कोई चीज़ छुपाऊंगा नहीं, हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल खुल क्लियर बात करूंगा। हाँ, तो उसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। नहीं, ये इन्वेस्टर रेट बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जो रेट बढ़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का तो अमल दखल है नहीं ना। अब आप इंटरनेशनल बढ़, आप उसको कैसे रोकेंगे? मैंने इदारों से कहा, इदारों ने कहा कि यार ये रेट आप इतने ऊपर ले आए, 3,95,000 रुपये आप लोग ले गए, तो मैंने बोला इसको कैसे रोक सकते हैं? आप बताएं, आप बताएं, हम रोकते हैं उसको। ये तो इंटरनेशनल है, अगर इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जाती है तो हमें लाजमी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। आपने मैकेनिज्म हमें बना के दिया कि इंटर बैंक से आपको रेट देने, हम इंटर बैंक से रेट देते हैं आपको भी। कई दफ़ा आप लोगों से भी शिकायत आती है कि यार आप तो इंटर बैंक से रेट देते हैं और ओपन मार्केट में ये रेट है। आपके पास जो रेट होती है, अनाउंस होता है, मिसाल के तौर पे सराफा एसोसिएशन की अनाउंस होता है 3,48,000 रुपये, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। एक तारिक रोड से एक आता है वेलफेयर एसोसिएशन है, वहां से आता है 3,52,000 का। ये 4,000 का डिफरेंस क्यों आता है दो एसोसिएशन अलग अलग से? नहीं, 4,000 का फर्क नहीं होता है। फर्क ये यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटर बैंक ओपन मार्केट, इंटर बैंक और ओपन मार्केट, इसकी वजह से होता है। हाँ, और दूसरा डिमांड सप्लाई की भी होता है। नहीं खैर, वो तो आप लोग जब चाहें डिमांड बढ़वा दें। होगा तो गोल्ड एक गरीब आदमी कैसे सोना खरीदेगा जिसको अपनी बच्ची की शादी में उसने जेवर देना है? देखिए, गरीब आदमी तो सोना खरीदता ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब नहीं, क्या बात है यार, नहीं खरीदता। मुझे याद है डॉक्टर साहब, आपको ही पता होगा, लोग पहले सोने के बिस्किट दिया करते थे 10-10 ग्राम वाले, वो जमाना गया। आज और हार देते थे, नेकलेस देते थे। पहले ना शादी होती थी तो 10-10 तोले, 1-1 तोले वाली 10-10 चूड़ियां दिया करते थे, बड़े बड़े नेकलेस दिया करते थे। जी बिल्कुल। आज कहाँ है? आज तो पुराना सोना घर से लेके आ जाते हैं और वही कहते हैं ये ले लें, इसमें 10-20 ग्राम आप मिला के इसको यूं बना। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर में इसमें ज्यादातर काला धन वाले हैं। इन्वेस्टर काम कर रहे हैं गोल्ड का इस वक्त, और इन्वेस्टर की डिमांड होती है और इन्वेस्टर ही सारा। 22 कैरेट 24 कैरेट में क्या फर्क है? 22 कैरेट और 24 कैरेट में क्या फर्क है? देखिए, 22 कैरेट 24 कैरेट जो होता है, 24 कैरेट वो प्योरिटी उसकी होती है, फुल प्योर होती है। हाँ, 999 होती है। और 22 कैरेट कम होता है। दुबई से मंगाते हैं तो वो ज्यादा खालिश सोना होता है, वो 22 कैरेट का होता है। दुबई से भी नहीं, 24 कैरेट है। ये ज्वेलरी 22 कैरेट की आती है, लेकिन जो बिस्किट आते हैं वो 24 कैरेट के होते हैं। अच्छा जी। और ज्वेलर्स की दुकान पे जो बिक रहा है, आपको पता है 22 कैरेट भी होता है, 18 कैरेट भी होता है, वो सब आप वो तो समझते हैं, आपको वो पता है। तो ज्वेलर्स वाले को मैंने बुलवाया था, मुझे पता है। आप एक ज्वेलरी उनकी दुकान से खरीद लें और फिर उसके बाद जाएंगे इसको ले लें वापस लेने। तो जब वो तोड़ते हैं ना तो उसके अंदर तांबा ज्यादा निकलता है। असल में हॉलमार्क लगाते हैं, ये 22 कैरेट और निकलता है वो 18 कैरेट। ये हमारे यहाँ होता है, बाकी तो आप देखें दुबई वगैरह में वो जो हॉलमार्क करते हैं 22 कैरेट का, तो आपका सेम निकलता है। नहीं तो बल्दिया आपको फाइन कर देगा अगर जरा सा भी फर्क निकला। इसीलिए लोग अब दुबई वगैरह जाते हैं तो वहां से लेकर। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है ये बल्दिया का कि वो आके चेक एंड बैलेंस नहीं है ना हमारे यहाँ। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहेंगे इस मसले में कि ये जो काला धन इस्तेमाल हो रहा है सोने में या डॉलर में, किसमें, तो इस हवाले से आप कानूनी तौर पर क्या मतलब बताएंगे? देखिए, ये चोर सिपाही का गेम तो चल रहा है और चलता रहेगा। ये अच्छा जुमला था, चोर सिपाही का। तो ये चलता रहेगा बिल्कुल। आज से नहीं है, आज से नहीं है, ये अजल से। और प्लस ये कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जो ये FBI को टारगेट करते हैं कि जी कम पैसे कलेक्ट करते हैं, तो FBI का इशू नहीं है, इशू है एक्सपेंडिचर साइड का। जहाँ पे जो सरकारी फंड्स लगने हैं वो लगते नहीं है, तो वो लग के कहाँ जाते हैं? वो सोने में चले जाते हैं, पहले बॉन्ड में चले जाते थे,
और या डॉलर में चले जाते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर साइड पे सारा इवेजन है, उस पर अगर हम कंट्रोल करें और चीज़ों को सही करें। एज ए एडवोकेट, एक हाई कोर्ट के, एक मतलब कि बहुत ही तजुर्बेकार बैरिस्टर हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ मईशत जो है वो अगर इन्हात पजीर हो रही है, यानी कि नेगेटिव में जा रही है, तो कहाँ पे कमजोरियाँ हैं? देखिए उसमें वो आप किसी एक उसको नहीं टारगेट, मतलब मोटा मोटा बता दें। उसमें देखिए हमारी कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं। जैसे अभी कस्टम साइड पे जो है वो इस तरह की चीज़ें आपकी मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बहुत डिफिकल्ट है, रिस्ट्रिक्टिव रिजीम है। इसी तरह इनकम टैक्स में जो है वो विदहोल्डिंग ही 54 हेड्स हैं जिस पे लगाए जाते हैं, हर चीज़ पे विदहोल्डिंग। फिर ऊपर से SRB आ गया, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, वो नोटिस आगे पीछे, मतलब लोगों का खून चूसा हुआ है। अगर हम एक यूनिफाइड 5% या 6% करके और इनको छोड़ दें खुला, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में था कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट थी, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। तो जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्टिव करेंगे उतना डिस्क्रिशन बढ़ जाता है सरकारी ऑफिसर का, और वो फिर ज़ाहिर मिसयूज़ होता है। अभी इन्होंने एक्सपोर्टर्स को जो है वो फाइनल टैक्स रिजीम से नॉर्मल टैक्स रिजीम में डाल दिया। पहले ये था कि 1% दें और आप रिटर्न फाइल करते हैं। अब इस साल जब ये साल ख़त्म होगा तो ये सारे 29% पर आ गए हैं। फिर इनके जो है वो टैक्स रिटर्न जाएंगे, फिर इनके एक्सपेंडिचर्स, ये वो जो एक्सपोर्टर्स टैक्स देते थे उससे ज़्यादा आपने एक्सपोर्टर्स की ज़िंदगी को जो है ना मुश्किल बना दिया। तो ये एक बात हो गई। दूसरा ये कि जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट देती है वो फिर ये लोग मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दोनों तरफ से ही होता है, इनकी तरफ से भी। देखें एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन जो है इतना अच्छी स्कीम है, उसको मिसयूज कर रहे हैं, मंगा रहे हैं हाई एंड चीजें बाजार में बेच के लो एंड से यूज करके। अच्छा, एक और भी ना अमूमन जो कि इंपोर्टर्स जो होते हैं वो फिर अंडर इनवॉइसिंग भी करते हैं। देखिए अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग का इशू इतना ज्यादा नहीं है, वो तो मेरे डिफरेंट इसके ऊपर वो है व्यूज हैं। अंडर इनवॉइसिंग ओवर, भाई अगर अंडर इनवॉइसिंग हो रही है तो आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी तो सेफ हो रहा है ना। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप $100 की चीज़ को $16 करके बाहर भेज देंगे तो जो आपका वैसे ही जो फॉरेन रेमिटेंस कम है वो और एक महीने में आपका फॉरेन अकाउंट जो है ना वो जीरो हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो है बोलने वाली नहीं होती, वो चीज़ों को ना मैनेज करके करना होता है, इसलिए गवर्नमेंट कर रही है मैनेज की। ज़्यादा देखिए अंडर इनवॉइसिंग का इशू नहीं है। इनवॉइसिंग आपका जो एग्जाम्पशंस है ना जो दी हुई है गवर्नमेंट ने, उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। कुछ एग्जाम्पशंस बहुत अच्छी हैं, ट्रेड को एनहेंस करने के लिए है, वो ट्रेड मिस यूज कर रही है। और जहाँ ट्रेड सही है वहाँ फिर ये सरकारी इदारे इतने रेस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं, एक ही साल में 10-10 ऑडिट हो रहे हैं, अकाउंटों से पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं। तो दोनों तरफ है ये एक्सेसेस जो है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी दोनों तरफ है। वो एग्जाम्पशन को मिसयूज कर रहे हैं, ये अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर एक नेशनलिज्म आ जाए कि हमने पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क बनाना है, सिंसेरिटी आ जाए, हमारे जो महकमे हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो 90% ठीक हो जाएं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ठीक हो जाएं, ट्रेडर्स भी। अब ये आपके जो रिटेलर्स हैं ये टैक्स देने को ही नहीं तैयार। आप देखें ना, जब इनकी कोई स्कीम आती है वो हड़तालें करना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इसी प्रोग्राम में, इन्हीं प्रोग्रामों में बड़ी बहस हुई इस बात पे। रिटेलर कहता है कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन कहता है कि एक फिक्स टैक्स ले लेना, आप एक फिक्स टैक्स ले लेना। देखिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसके 6 फ्लोर हैं, उससे कैसे आप कर सकते हैं? देखिए डिपार्टमेंट स्टोर में आपने POS लगाया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल लगाया हुआ है, तकरीबन दुकान। अब मिसाल के तौर पे तारिक रोड पे चले जाएं या पे हैदरी पे चले जाएं या सदर के जाएं, बराबर की दुकान में POS लगा हुआ है, उसके बराबर की दुकान में POS नहीं है। आप मुझे बताइए कि कैसे वो कम्पीट करेगा? आप ये बताइए, क्योंकि आप भी कराची के रहने वाले, मैं भी कराची का रहने वाला हूँ, जो बोल्टन मार्केट में छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको करोड़ों रुपए की, जी, और वहां पे कितना कारोबार होता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात और आप कहेंगे ये इतनी सी दुकान है, यहाँ पे ये कुछ नहीं होता। तो भाई आप वॉल्यूम देखें उसका। आप ये सदर में जो है मोबाइल मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जितना कारोबार नहीं होता होगा जितना उस मोबाइल मार्केट में होता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे कहने का मकसद ये है कि तो ये साइज देख के, हाई एंड दुकान देख के आप कहेंगे कि जी इस पे इतना टैक्स लगा दो, उतना टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता। आप टर्नओवर पे करेंगे, एक फिक्स स्लैब नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट के तौर पे मैंने कहा सबसे पहले तो आपको अपने अंदर वो एक स्पिरिट लानी पड़ेगी कि हमने, जो हमारे फोर फादर्स जब इंडिया से आए थे तो उनके अंदर एक स्पिरिट था कि हमने पाकिस्तान को बनाना है, संवारना है, खड़ा करना है। वो हमारे आबाओ अजदाद का स्पिरिट लेके अब जो यहाँ के जो सन ऑफ द सॉइल्स हैं वो अगर आगे आ जाएं और उस स्पिरिट को लेके चलें और इनसिंसियर हो जाएं अपने इस मुल्क के साथ, तो वो खुद बताएंगे उसको कितना टैक्स देना है।
और इसी तरह से जो आपके ऑफिसर्स हैं कस्टम्स के, इनकम टैक्स के, SRB के, एक्साइज के, वो जरा थोड़ा सा जो है ना हाथ अपना हल्का कर दें तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर सकता है। बहुत देखिए दुनिया में कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता, कुछ जजा सजा होते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है। तो हमारे यहाँ जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है ना वो खराब है, वो खराब। मेन चीज यही है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस खराब है। चेक है तो बहुत ज्यादा चेक है और आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, वहां भी लोग टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन क्या है कि वो चेक एंड बैलेंस जो है ना उसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ता है अब होना। तो मेरा कहना का मकसद है कि ऐसे मतलब ये कि आप इतने तजुर्बेकार आदमी है, अगर आपको वजीर खजाना बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, बिजनेसमैन को आसान बिल्कुल जिंदगी उसकी आसान करनी, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ डूइंग भी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग उसका कम करना है, और वो जो इख्तियारात है ना ऑफिसर्स के वो कम करना है, और वो जो सो कॉल्ड डेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स है ना उनको नहीं लगाना, वो डेड वुड्स होते हैं, वो उनका दिमाग नहीं चल, ऐसे ऑफिसर्स लगाने जो निजाम को चला सके, जो सिस्टम को चला सके, ले दे के नहीं, ले दे के नहीं, खोले दिमाग के, नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारे ऑफिसर ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑफिसर। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड जहां पे क्लियरेंसेज हैं वहां पे आप डिसीजन मेकिंग वाले मजबूत ऑफिसर जिनको काम आता है, जो डिसीजन ले सके। अब एक ऑफिसर है ईमानदार है, काम नहीं आता और डरता है, तो वो उस खौफ में करेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक कंटेनर में अरबों रुपए की ड्यूटी टैक्सेस होते हैं। तो वो ऑफिसर जिन्होंने ACDC के तौर पे काम किया हो, ऐसे नहीं कि जो ऑफिसर्स ने काम ही नहीं किया हो पोर्ट पर और आप लाके उसको एज ए कलेक्टर बैठा दें, एज ए कमिश्नर कराची में बैठा दें, उनको तजर्बा ही नहीं है और डिसीजन मेकिंग नहीं है उनकी। आपकी बात ऐसे ऑफिसर जिनके डिसीजन मेकिंग हो। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ। कासिम शाहपुरी साहब, आप क्या आपकी दुकान में POS लगे, पॉइंट ऑफ सेल्स वगैरह? नहीं, कहीं लगे हुए, कहीं नहीं लगे हुए। जी। तो अब आप मुझे बताएं, जिस दुकान पे POS लगा हुआ है और जिस दुकान पे POS नहीं लगा हुआ है, तो उनकी कॉस्ट में तो फर्क आ गया ना, तो कैसे compete करेंगे? कॉस्ट में तो फर्क आ गया, लेकिन ये सिस्टम हमारा वही है ना, ये चेक एंड बैलेंस वाली बात आ गई ना। नहीं तो आप एसोसिएशन ना, आप कहना कि भाई A to Z सब में POS लगाओ। देखिए, अब आहिस्ते आहिस्ते सिस्टम को ला रहे हैं हम लोग, SOPs बना के दिए हमें इदारों ने, FBR से भी हमारी मीटिंग हुई है और हम सब बैठ के एसोसिएशन वाले 2 अफराद से सबसे ज्यादा मीटिंग करते हैं, एक पुलिस से दूसरा FBR से। अच्छा, पुलिस वालों को बुला के वो हार पहना रहे होते हैं और फिर जब चले जाते हैं तो उसके बाद गालियां बक रहे होते हैं। खास करके मैं ना पुलिस वालों से कभी ना इनसे, मेरी इदारों से मेरी रहती है। जब से मैं हूं मैं इदारों से। आप क्या टैक्सेशन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने एक बात कही, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल भी ईमानदार आदमी भी ना बैठाएं, कुछ ऐसे लोग बैठाएं कि जो कि जिनका दिमाग चलता, थोड़ा सा वो दिमाग चलता हो। बिल्कुल दुरुस्त बात कही उसने, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ईमानदार शख्स को बहुत बैठाएंगे तो वो डरेगा कि अगर मैंने ये कर दिया तो ईमानदार हो मगर डिसीजन मेकिंग में मजबूत हो। बिल्कुल, अगर डिसीजन मेकिंग कमजोर है और आप ईमानदार हैं तो आप खौफ से करेंगे नहीं, तो मेरा कहना है कि छोटे दुकानदार में खास एसोसिएशन की आपकी छोटी छोटी दुकानें हैं, खारादर में, टारी रोड पे, हैदरी पे, इधर उधर, तो मतलब ये कि ये जो POS का निज़ाम है, ये POS का निज़ाम जो लगा रहे हैं, तो चंद दुकानों में उन्होंने POS लगा दिया है, कुछ दुकानों में POS नहीं लगा रहे हैं, तो क्या वजूहात क्या हैं? कि क्या उनके टर्नओवर के हिसाब से लगा रहे हैं या उनकी? ये सवाल देखें इनसे नहीं बनता, ये सवाल आपका कमिश्नर इनकम टैक्स और चीफ कमिश्नर से बनता है। देखिए, इन लोगों की सबसे मीटिंग होती रहती है, इन लोगों और POS जिन दुकानदारों ने क्या क्राइटेरिया है, देखें Tier 1 क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ इसका ना, इनसे ये टेक्निकल सवाल आप इनसे ना पूछे। He knows very well. जो Tier 1 है ना, एक सोने का व्यापारी है जो एक ठिए पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो Tier 1 के उसमें नहीं आता। आप जो Tier 1 के स्टोर्स हैं और उनकी जो दुकान की जो पैमाइश है वो 2000 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा है, अगर 1900 को इसी बात पे एतराज है, अगर वो रिटेल देखें जो POS का फैसिलिटेट करने के लिए लगाया ना कि बड़ी दुकान वालों को लगाया जाए, और जिन्होंने ये बनाया है ये POS का सिस्टम या जो रूल्स बनाया है या Tier 1 किया है या जो स्पेस दी है कि ये इतने होना चाहिए, वो खारादर में कभी गए नहीं। Tier 1 में इन्होंने 1000 स्क्वायर फीट का मेरा वो अच्छा वो गए नहीं है कभी, इनको पता ही नहीं है कि बोल्टन मार्केट में कारोबार कैसे होता है। जो पॉलिसी के लोग ग्राउंड रियलिटी से दूर हैं तो वो कैसे बनाएंगे? डॉक्टर साहब, सब पता है सबको। बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी हमारे पास भी आ रही होती है कि फला दुकान को सील कर दिया है, POS के निजाम में वो काफी नोटिसेस आए, वायलेशन कर रहे थे, वो कर दिया, वो बात नहीं है। काफी फाइन मेरी तो रिटेलर से भी गुफ्तगू हुई, रिटेलर से ये कहता है कि भाई अगर मिसाल के तौर पर मेरी दुकान में POS लगा हुआ है और बराबर वाली दुकान में POS नहीं लगा हुआ है, तो यार एक चीज मैं 1 रुपये का बेच रहा हूँ
मुझे पड़ता है वो 1 रुपये 18 पैसे का या 1 रुपये 20 पैसे का पड़ता है, और वो बेच रहा है 1 रुपये का, तो ग्राहक उससे लेगा या मुझसे लेगा? चीज की क्वालिटी दोनों एक ही है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि आपकी एसोसिएशन, चाहे आपकी हो, ग्रोसर्स वालों की हो, चाहे किसी की भी एसोसिएशन हो, इनका क्राइटेरिया क्या था? जब आप लोगों की एफबीआर से मीटिंग हुई तो क्या क्राइटेरिया था? यानी कि तमाम दुकानों पर लगना चाहिए था? अब ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 1000 स्क्वायर फीट की बात, रिटेलर्स को इस पे सबसे बड़ा इतराज था। 1000 स्क्वायर फीट पे, हाँ, इस पे उनका कहना था कि इस दुकान की साइज को ना देखें, आप ABCD आप कैटेगरी बना दें, ABCD, और ABCD कैटेगरी बना के फिक्स टेस्ट लगा दें। आप लोगों ने ये मुतालबा किया? बिल्कुल किया था, बिल्कुल। एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया था, उन्होंने फ्री कर दिया था। देखिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर आया था, तो उसको हमने ये एडवाइस की थी 5 फ्लोर थे, मैंने कहा 5 को अलग कर दो। हाँ, तो वो 1000 रुपये उससे बाहर हो जाएगा। खत्म हो गई बात। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा अपना जाती राय है कि मुझे भी इस बात का कि 1000 स्क्वायर फीट पर अब फर्नीचर वाले आए, अब फर्नीचर वाला आया, डॉक्टर साहब फर्नीचर वाले कहने लगे उनका शोरूम काफी बड़ा होता है, अब हाँ, या कार के शोरूम वाले लेने वो आए, उनका कहना था कि जनाब 1000 से 1 फीट हो गया, 1 फीट बढ़ गया तो वो टैक्स का रेशो ही खत्म हो गया, आगे बढ़ गया। तो कहना ये है कि इस बात पे इतराज था रिटेलर्स को। रिटेलर्स ये कहता है कि आप साइज तो होना ही नहीं चाहिए ना। देखिए ये जो मैंने तो शुरू के डिस्कशन में कहा था कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं, हाँ, वो कितना टर्नओवर करती हैं, ये आपकी जो फाइनेंशियल या बिजनेस हेल्थ है ना, उसके बेसिस पे होना चाहिए, ना कि जगह पर हो। 100%। वैसे छोटी दुकानों पे नहीं होना चाहिए, छोटे दुकानदारों पे नहीं होना चाहिए। छोटे दुकानदार किसको कहते हैं? छोटे दुकानदार 1000 से बड़ी स्क्वायर फीट से है ना, तो ऊपर होना चाहिए। वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए आप कर सकते हैं, किराना स्टोर, और उनको उसके दायरे में होता है। मगर जो दुकानें छोटी हैं या बड़ी हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल हेल्थ ज्यादा है ना, फाइनेंशियल इसकी क्राइटेरियाज होने चाहिए। बिजनेस की जो सेक्टर्स है ना, उनके हिसाब से, जैसे आपके रिटेलर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, अगर वो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो उसके हिसाब से इनको डिफरेंशिएट करना चाहिए, हाँ, कैटेगराइज वाइज। जैसे गाड़ी का अगर किसी का शोरूम है तो वो डिफरेंट चीज है, कैटेगरी बना। सराफा की दुकान है तो वो छोटा जो वो है ठिया वाला, वो एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से ज्यादा बड़ा बिजनेस कर रहा होगा। देखे ना, तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है ना कि वो कर क्या रहा है। जैसे होलसेलर है, इसके कपड़े के जो होलसेलर्स हैं, होलसेल का जो बिजनेस है उसका, मगर ये कि आप तो रिटेल पे जा रहे हैं ना, तो ये जो POS है बेसिकली कंसेप्ट इसका रिटेलर्स के लिए है। रिटेलर्स है ना, होलसेलर्स, बोथ साइड, दोनों तरफ है, बोथ साइड। जैसे कि ग्रोसर एसोसिएशन आपके जो जोड़िया बाजार वाले हैं, उन पे भी POS लग रहा है, तकरीबन उन पे भी POS है। इसके अलावा जो क्लॉथ मार्केट आपके जो मेमन मस्जिद के बैक साइड पे क्लॉथ मार्केट, वहां पे भी लग रहा है। लेकिन बात वो नहीं होती, बात ये होती है कि हमने ये देखा डॉक्टर साहब, ईमानदारी की बात है, जो एसोसिएशन तगड़ी है, जिसकी पहुंच ऊपर तक है, वो बच गई, और जिस बेचारे के गले, मसलन कौन सी वाली? मिसाल के तौर पर आप ये देख लीजिए ना कि होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, आपको पता है इधर बड़े सारों पर POS नहीं है। ये जो वो तो POS वैसे ही है, जो वो तो क्रेडिट कार्ड और वो जो पेमेंट होती है उससे पता चल जाता है। मगर जो वहाँ एनॉमली है ना, वो जो कमरे के रेट्स लगाते हैं ना, ये अगर आप सेरीना या मेरियट, मैं उनकी बात, वो डॉलर्स में होता है। मैं 5 स्टार की बात नहीं कर रहा है, मैं आम रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, जो खाने वाने के बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनकी बात कर रहा है। खैर चलो, ये गुफ्तगू जाएगी तो बहुत लंबी चल जाएगी। वो SRB की उसमें आते हैं। हाँ, SRB भी है, और उसमें कुछ में POS भी लगे हुए हैं, POS में भी सिस्टम, SRB ने भी POS लगाया है। अब यही बताया ना कि आप तो दोनों तरफ से आप उनका गला दबा रहे हैं ना, तो चोरी तो करेगा बंदा, लाजमी सी बात है, कहीं बचने के लिए। बहर कासिम शाह भैया, प्रोग्राम का इंतजाम हो रहा है, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए आखिरी कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, मुस्तकबिल में सोने के क्या रेट बढ़ेंगे, या इतने बढ़ जाएंगे कि लोग करोड़ों रुपए का चेक काटेंगे जल्दी से? मैं समझता हूँ गोल्ड जो है ना, इस वक्त थोड़ा सा नीचे आएगा, इसके बाद गोल्ड काफी अप हो जाएगा। आज 3,48,000 का था, आज 3,48,000। अगर ये नीचे आया तो बहुत से बहुत 25,000 तक अगर आया तो, वरना ये 4 लाख तक जाएगा। ये आपका ये 4 से भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यानी इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं जी। चले जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आखिरी मुल्क के लिए और जो सूरत-ए जंगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अल्लाह ताला, ये कलमे पे बना हुआ मुल्क है, अल्लाह ताला इसको सुरखरू करेगा, और जो दुश्मन के अज़ाइम है अल्लाह ताला उनको नाकाम और नामुराद करेगा। और हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं, और कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे। और हमारी आने वाली सारी नस्लें कुर्बानी देने को तैयार हैं, और इंडिया को भरपूर तरीके से जो है ना हम जवाब देंगे अगर इसने हमारे पानी पे वारदात डालने की कोशिश की तो। थैंक यू सर, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलने के जाएंगे पाकिस्तान के हवाले से, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि
हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे जो रोड जो जगह जगह पे जो तोड़ खोद दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे जी हैं। जी जी, ये जो जी जी ग्रीन लाइन बनाने के लिए पूरे कराची का नक्शा बना दिए गए, जहाँ रोड खाली नजर आए वहाँ चलो ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लेकिन काम नहीं होता। कई सालों से ये चल रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस पे तो बहुत प्रोग्राम हम आवाम कर को चुके हैं, सबसे बड़ी तकलीफ ये है। बाकी सब सेट है। और पूरे नक्शे में इन्होंने पूरे कराची का नक्शा बनाया मतलब हुआ आप टैक्सों मैं अपील करता हूं- टैक्सों का कोई मसला नहीं, सिर्फ गड्ढों का मसला है। है। सब नहीं, मसला तो काफी है ना, मसले खाली टैक्सों के थोड़ी है। चला जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, दोनों हज़ार का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त जो भी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हमारे तमाम, चाहे वो जवान हो, बच्चे हो, बूढ़ा हो, या हमारे ताजिर हों, और जितने भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तमाम के तमाम इस वक्त पाकिस्तान और उसके बहादुर अफवाज के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह हासिल होगी। और इसके साथ ही मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मैं रुखसत चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी वक्त इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।